हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रविदास पोखरकर आप सभी का ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि ऑब्वियसली हम बहुत बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट होगी सर क्या पढ़ाने वाले हैं, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नो डाउट अबाउट इट, मेरा फोकस अभी लगाने वाला हूं बच्चों जेई और नीट के बच्चों के बेसिक लिए। बेसिक क्या, यानी एनसीईआरटी आपको पता है, स्टेट बोर्ड हो, आपका सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, फॉर ऑल ऑफ यू द बेस इज एनसीईआरटी। तो इस टाइम मैंने डिसाइड किया है कि 11th का जो सिलेबस है मैं वो इस साल पढ़ाने वाला हूं फॉर द फिजिक्स। फिजिक्स में आपका दो पार्ट्स है। पार्ट 1 इज हैविंग 8 चैप्टर्स, पार्ट 2 इज हैविंग 7 चैप्टर्स। कुल मिला के 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं 11th सीबीएसई में। यही चैप्टर्स आपको जेई और नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो बेसिक जो चीजें है ना, जो चीजें बेसिक है वो सब चीजें हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों विद आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट करूंगा, मैं हमेशा फर्स्ट से करता हूं। फर्स्ट टॉपिक क्यों? क्योंकि उसमें सब बेसिक आइडियाज होती है और आपका थोड़ा सा मूड जो है ना वो ऑन हो जाता है। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। तो सर ये क्या मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, इसमें सिर्फ थियरी है। फिजिक्स क्या है इसको पढ़ने के लिए ये टॉपिक बनाया गया है, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। बिकॉज देखो कैसा होता है ना, कोई चीज हम पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब चीजें जो है ना यू आर अनअवेयर ऑफ इट। टीचर्स आपको बताते हैं ऊपर ऊपर से कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है एग्जाम में, वो आने वाला है, फलाना आने वाला है। ऑब्वियसली नो डाउट वो तो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट व्हाई एंड हाउ एंड व्हाट, व्हाई टू डू इट, व्हाट टू डू इट एंड हाउ टू डू इट, ये 3 क्वेश्चंस आपको हमेशा आने चाहिए। तो इन्हीं 3 क्वेश्चंस की क्यूरियोसिटी की वजह से ये मैंने डिसीजन लिया है टू टीच यू विद द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल वर्ल्ड। अभी देखो फर्स्ट टॉपिक में ऑब्वियसली थियरी मैंने कहा कि मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें आपको क्या क्या थियरी पढ़नी है। सबसे पहले जो इसमें आपको टॉपिक बताया गया है एंड दैट इज व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? अभी फिजिक्स इज व्हाट इट इज अ ब्रांच ऑफ अ नेचुरल साइंस। जो आपका नेचुरल साइंस होता है, नेचुरल साइंस जो होता है आपका, उस नेचुरल साइंस का क्या है, ये ब्रांच है। कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं नेचुरल साइंस में? फर्स्ट ब्रांच फिजिक्स, द सेकेंड ब्रांच इज केमिस्ट्री, and the third branch is biology. केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात तो ऑब्वियसली मैं नहीं करने वाला हूँ, फिजिक्स की बात करने वाला हूँ। आ रहा है समझ लो? तो ये क्या है, बेसिक आपके ब्रांचेस है किसके? नेचुरल साइंस के। तो अभी नेचुरल साइंस क्या, थोड़ा सा वो देखते हैं ना। साइंस ये वर्ड आया कहां से? साइंस ये वर्ड आया बच्चों, ग्रीक वर्ब था, एक ग्रीक वर्ब था जिसका नाम था साइंशिया। साइंशिया का मतलब क्या होता है ग्रीक में? टू नो अबाउट व्हाट? द क्यूरियोसिटीज दैट यू हैव। यानी लोगों में क्यूरियोसिटी हुई कि भाई आग लगती कैसे है। वो वाली आग नहीं बता रहा हूं, ये वाली जो पत्थर के ऊपर जब खिंचता है तो हाउ दी फायर गेट जनरेटेड, how we can increase our speed, how we can make the machines। जो बुल कार्ट से स्टार्ट हुआ था, बुल का कार्ट जो होता है ना उससे स्टार्ट हुआ था, how we can manufacture the machines। तो बेसिकली ये सब क्या था, क्यूरियोसिटीज थे ना दिमाग में। अरे यार ये एप्पल नीचे क्यों गिरता है? फिर न्यूटन ने ढूंढा ग्रेविटेशन। तो ये क्यूरियोसिटीज की वजह से ग्रीक में ना ये वर्ड प्रोड्यूस हुआ साइंशिया, जिसको बोलते हैं टू नो, नॉलेज मिलने के लिए ये वर्ड वहां पे आया था। तो ग्रीक में इसको साइंशिया बोलते हैं हम। आपको पता है संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं?
संस्कृत में भी आपको पता चाहिए, इसको बोलते हैं, संस्कृत में इसको बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो नहीं बोलना इन चीजों को आपको। उसके बाद फिर अरेबिक में क्या बोलते हैं इसको? अरेबिक में इसको क्या बोलते हैं? इल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इल्म। तो बेसिकली ये जो वर्ड है साइंसिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। विज्ञान को ही हम साइंस बोलते हैं, इल्म को ही क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। बट ये साइंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम? क्यूरियोसिटी क्रिएट सम टेक्नोलॉजी। क्यूरियोसिटी जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ हमें लेके जाती है, बट क्यूरियोसिटी के और टेक्नोलॉजी के बीच में जो अंतर है वो साइंस का है। साइंस क्या कहता है? साइंस इज नथिंग बट, साइंस का डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन द साइंस? साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है ये। जैसे मैं कोई चीज अंडरस्टैंड कर रहा हूं, कोई चीज मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि लाइक हाउ द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनसाइड इट. व्हाट इज देयर? देयर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट प्रोड्यूसेस अ करंट, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. और वही करंट आपके बल्ब में जो पर्टिकुलर क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होता है, उसके बीच में अप्लाई होता है, दैट इज वोल्टेज. और वोल्टेज से बल्ब में ग्लो आता है. तो बल्ब के अंदर अगर CFL है तो फ्लोरोसेंस पाउडर होता है जो उसको फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करवाता है. और एलईडी में तो ऑब्वियसली एलईडी में प्रॉपर्टी है, एलईडी खुद ही ग्लो करता है. हर एक कलर का अलग अलग लाइट एमिटिंग डायोड होता है. हर एक टाइप का सेमीकंडक्टर अलग अलग लाइट्स देता है. कोई सेमीकंडक्टर दे सकता है, कोई नहीं दे सकता. तो लाइक दैट वी नो दैट कि ये जो सब पिक्चर यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है? सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन डेप्थ. साइंस इज सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर, यू कैन से अंडर थिंग्स इन डेप्थ. डेप्थ में हम अंडरस्टैंड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे. यानी साइंस क्या कर रहा है? साइंस क्या कर रहा है? साइंस है ना बच्चों, प्रेडिक्ट कर रहा है. नेचर को प्रेडिक्ट कर रहा है कि हाँ ऐसे हो सकता है. सुबह ही सन क्यों होता है, रात को मून क्यों होता है? तो साइंस में यानी लाइक आई एम गोइंग जस्ट बियॉन्ड सो मेनी इयर्स ago, I'm just going and just I'm thinking कि what the people could have thought about the sun and moon. उनके आइडियाज क्लियर थे उस टाइम में. थोड़े से रूमर्स तो होते थे, नो डाउट, बिकॉज रूमर इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, है कि नहीं? तो ये जो थियरीज है, ये थियरीज हमारे साइंस में आती है. एंड साइंस में ये कहते हैं कि साइंस में कोई थियरी फाइनल नहीं होती है. There is no final theory in science. No final theory in science, and there is no scientist who will not be questioned. यानी every scientist, हर एक scientist को questioning होता है साइंस में till the end. अगर उसका theory select भी होता है वर्ल्ड वाइड, if theory is selected, डार्विन्स का theory आपको पता है select किया गया था, but then it was rejected now, और सिलेबस से निकाल दिया गया है. So like every theory is having its own limitation. Theory में अंदर भी कुछ करेक्शन हो सकता है टाइम टू टाइम, या फिर पूरा थियरी भी चेंज हो सकता है. So like that there is a prediction to modify. अभी इसमें मॉडिफिकेशन हुआ फिर डार्विन्स थियरी में, तो मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड to control what? The things. That means science is all about to predict, to modify and to control the things. That's it. कितना सिंपल है. यानी साइंस क्या करता है? Like I have to research something, I will explore, यानी मैं घूमूंगा, I will explore that thing. यानी मुझे सन देखना है तो मैं इंडिया से देखूंगा, फिर यूएसए में जाऊंगा सबसे एंड में, उस साइड में, ओके, वेस्ट साइड में यूएसए में जाऊंगा, ईस्ट साइड में जापान में जाऊंगा, ऊपर अंटार्कटिका है, नीचे आर्टिका है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तरफ जाऊंगा और सन को ऑब्जर्व करूंगा. अगर मुझ में क्यूरियोसिटी है साइंस के बारे में, आई वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड आई वांट टू कन्वर्ट देम इनटू अ टेक्नोलॉजी, एंड
For that, I require these things to predict, to modify, and to control the things. So that is what a science is all about: exploring, experimenting, and deciding what is correct and what is incorrect. So that is called as a science. इसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। आ रहा है मजा? आ रहा है मजा आपको? तो ये साइंस के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, साइंटिफिक मेथड्स क्या होती है। फिर अगर हम कहते हैं कि साइंस इज ऑल अबाउट दिस, तो साइंटिफिक मेथड्स नाम का कुछ चीज होता है क्या? यानी साइंस को किसी मेथड से हमें ढूंढना होता है क्या कि इसके पीछे क्या साइंस है? ऑब्वियसली यस। साइंटिफिक मेथड्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, साइंटिफिक मेथड्स। तो ये साइंटिफिक मेथड्स क्या है, आइए देखते हैं। साइंटिफिक मेथड्स क्या है? तो साइंटिफिक मेथड्स में, साइंटिफिक मेथड्स यानी क्या होती है एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से टू यू। साइंटिफिक मेथड्स क्या होती है? तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है। तो मेथड क्या है? फर्स्ट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। अगर मैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, मुझे किसी चीज को जानना है, तो सबसे पहले जो मेथड मेरा कह रहा है साइंटिफिक मेथड, दैट इज टू ऑब्जर्व इट, बट सिस्टमैटिक। साइंस डायरेक्टली ऑब्जर्व करने की बात नहीं करता है, सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, उससे उसके ऑब्जर्वेशंस होते हैं। आपने तो ऑब्जर्वेशन टेबल तो देखे होंगे ना, आप जब साइंस के एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो वही की बात करें, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद क्या है? अभी ऑब्जर्वेशंस तो आपके हो गए, but you have to perform the experiments on that. That is comes under controlled experiments. Controlled experiments. आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि what is wrong and what is right. यानी experiments will tell you the exact information about the science which you are observing. जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका exact information कौन देगा आपको? आपका एक्सपेरिमेंट्स देगा। तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद द इंपॉर्टेंट थिंग इज, यानी आपने सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए आपने, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें करना होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जब हम किसी भी थियरी को एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्म में देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि इज दिस प्रोसीजर इज करेक्ट और नॉट। तो वेरिफिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेरिफिकेशन के बाद हमें पता चलेगा कि यस दिस इज करेक्ट। यानी मैं कह रहा हूं कि 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, ये तो एक्सपेरिमेंट करके मैंने कहा था, अभी मैंने वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ ये एक चीज है, एक चीज है, तो 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। सो लाइक दैट देयर इज अ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद बच्चों आता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, और वो अगर रिक्वायर्ड है तो ही होता है, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन कब रिक्वायर्ड होता है आपको पता है? अगर चीज करेक्ट नहीं जा रही है, ऑब्जर्वेशंस आपने करेक्ट से नहीं किया, तो मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। देन द परफेक्ट थियरी विल बी अप्रोच्ड। जो आपका अप्रोच होगा वो टुवर्ड्स परफेक्ट थियरी तभी होगा जब वेरिफिकेशन के बाद अगर प्रॉब्लम आता है, सो आप उसको मॉडिफाई करोगे तो मॉडिफिकेशंस बहुत रिक्वायर्ड है। मॉडिफिकेशंस हो गए, मॉडिफिकेशंस यानी फाइनल थियरी हो जाता है, फिर अभी आपका थियरी फाइनल हो जाता है। बट उसके बाद क्या रिक्वायर्ड है? मॉडिफिकेशंस तो आपका हो गया, बट अभी आपको क्या करना है? अभी आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग करना है उसका। यानी जो चीजें आपने थियोरेटिकली बोली है, एक्सपेरिमेंट्स थ्रू, अपने ऑब्जर्वेशंस थ्रू उसको डिफाइन किया है, उसको अभी मैथमेटिकल मॉडल्स में आपको बताना है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग
मैथमेटिकल मॉडलिंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यानी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स उसको बताओ। यानी ओम्स ने बताया, बहुत अच्छे से बताया कि करंट जब कंडक्टर से जाता है तो बिफोर दैट यू रिक्वायर सम पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करोगे तो ही वोल्ट आपका करंट फ्लो होगा, और करंट विल बी गिवन सम रेजिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कंडक्टर विल गिव सम रेजिस्टेंस टू द कंडक्टर करंट, एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय ओम। तो उसने थियरी में एक्सप्लेन किया, उसको उसने फॉर्मूला में एक्सप्लेन किया कि R इज इक्वल टू V बाय I। सो लाइक दैट मैथमेटिकल मॉडलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। सिंपल एग्जांपल बताओ, मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। ओके, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग आपका हो गया। अभी मैथमेटिकल मॉडलिंग होने के बाद क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है बच्चों, आपका थियरी फेल हो सकता है। इसके बाद भी, क्योंकि ये आपने बनाया ना, तो आप जब इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स होते हैं, वहां पे ये थियरीज आपको प्रेजेंट करनी होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, वहां पे ये थियरीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। एंड इफ इट इज एक्सेप्टेड देयर इन अ पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर, देन इट बिकम्स अ वर्ल्ड वाइड थियरी। तो ये क्यूरियस थिंग जो आपने देखी थी उसका कन्वर्जन होता है आपके रिसर्च पेपर में, पेटेंटेड रिसर्च पेपर जिसको बोलते हैं, और पेटेंट आपको करने के बाद वो थियरी आपके नाम से प्रेजेंट होता है वर्ल्ड वाइड, कि ये भाई न्यूटन ने बताया था, ये डार्विन ने बताया था, ये ये अपना आइंस्टाइन ने बताया था। ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम्स व्हेन यू पेटेंट इट। तो अभी ऑब्वियसली आपको क्या देखना है यहाँ पे, तो थियरी में फेलियर आता है, यानी फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज, फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज, फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज। एंड द लास्ट थिंग कम्स इज तर्क, अनुमान, जिसको हम बोलते हैं कंजेंचुअल, कंजेंचुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्क जिसको बोलते हैं, तर्क लगाना, यानी जो 5 लोग बैठे हैं, आपका एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका थियरी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका कंटेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर नथिंग बट अ व्हाट, कंजेंचर पीपल। कंजेंचर यानी चीजों को जो तर्क में लगाते हैं, हाँ हाँ ऐसा होता है, यस। तो 5 में से 3 ने भी अगर एक्सेप्ट कर लिया वो तर्क, तो आपका थियरी एक्सेप्ट हो गया, बिकॉज मेजोरिटी में हुआ हो, आ रहा है समझ में। तो ये चीजें जो है ना, ये होती है। तो साइंस कभी भी एंड नहीं होता है, देयर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस, एंड नो साइंटिस्ट हु इज अनक्वेश्चनड टिल एंड। उसको क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर उसको थियरी, आइंस्टाइन ने भी थियरी बताया, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, अभी तक हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं आगे। सो यही तो क्यूरियोसिटी है ना, कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं है। So therefore, lot of people are curious about knowing the science, because it is always in an improvement process. It is never final. तो ये जो things है, ये आपकी आती है scientific methods में। अभी इसमें आगे हमें क्या देखना है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक सिंपल आपको बताता हूं कि ये जो साइंस है, इस साइंस का ही ब्रांच है फिजिक्स। तो अभी हमें क्या देखना है, हमें बेसिकली यहां पे क्या देखना है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है। जैसे हमने साइंटिफिक मेथड्स में देखा, टू नो द थिंग्स, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, देन मैथमेटिकल मॉडलिंग, वेरिफिकेशन, देन बहुत सारे प्रोसीजर करने के बाद आपका थियरी फाइनल हो रहा है, वो भी तर्क के साथ, कंजेंचर के साथ। तो दैट इज ऑल अबाउट साइंस, एंड फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इट, एक ब्रांच है। तो सोचिए फिजिक्स हमें कैसे पढ़ना होगा, यानी वॉट एवर वी आर लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, इज अ थियरी विच इज प्रेजेंटेड। और ऐसे समझ के मत पढ़ो कि भाई ये रॉन्ग भी हो सकता है, नहीं यार ये थियरी, यू आर एट योर लेवल, यू आर स्टडिंग इट। अगर आप में कोई रिसर्च वाला बंदा छिपा हुआ है तो बाहर आ जाएगा वो, नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, ये जो कहा ना ये बहुत गलत है, आर्किमिडीज ने कहा ये। सो दैट कम्स बिकॉज ऑफ द साइंस, बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी ऑफ द साइंस। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको साइंस पढ़ाता है।
तो आइए देखते हैं फिजिक्स क्या है, जिसको जानने के लिए आप बहुत बहुत उत्सुक हो, बहुत बहुत क्यूरियस हो। आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दोगे फिजिक्स क्या है सर। फिजिक्स तो क्या है ना, ग्रेविटेशन है, फिजिक्स तो फोर्सेस है, फिजिक्स तो लॉज इन मोशन है, फिजिक्स तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फिजिक्स तो सर ये वो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फिजिक्स सर थर्मल एनर्जी है, सब है सर, थर्मोडायनेमिक्स है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में क्या बताओगे? फिजिक्स इज व्हाट? फिजिक्स इज टू नो द नेचर, टू नो द नेचर। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। तो फिजिक्स को ग्रीक में क्या बोलते हैं? फिजिक्स को ग्रीक में बोलते हैं नेचर। ग्रीक में क्या बोलते हैं इसको? नेचर बोलते हैं। हमारे संस्कृत में इसको बोलते हैं भौतिकी। भौतिकी यानी जो सामने दिख रहा है, अराउंड आपके दिख रहा है, उसी को हम भौतिकी बोलते हैं। तो वही चीज इसमें भी है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द भौतिकी। तो भौतिकी यानी क्या? टू नो द नेचर, टू नो द नेचर, यही फिजिक्स है। तो फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है? दो टाइप के थियरीज आपको मेनली याद रखना है। दो टाइप के थियरीज या आपको याद रखना है। फिजिक्स टॉक्स अबाउट द थियरीज व्हिच आर डिवाइडेड बेसिकली इनटू two basic types. The first is unification of theory। बहुत सारे फोर्सेस हमने अभी तक देखे हैं। 10th तक आपने बहुत सारे फोर्सेस देखे, जिसमें आपको ग्रेविटेशन फोर्स पता है, न्यूक्लियर फोर्स पता है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी नया है थोड़ा सा, वो आपको पता चलने वाला है। न्यूक्लियर फोर्सेस होती है बहुत सारी, और भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। तो ये जो फोर्सेस है एक ही पिक्चर में आते हैं, इनको हम फोर्सेस ही बोलते हैं। एंड दिस फोर्सेस डज सम वर्क। तो ये वर्क से कनेक्ट करते हैं, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ वर्क डन। तो ये जो वेरियस फोर्सेस है, इनका कलेक्शन यानी क्या? यूनिफिकेशन। तो फिजिक्स टॉक्स अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ थियरीज। फिजिक्स इन सब को, जो भौतिकी में जो भी चीज है, उनको कनेक्ट करवाता है, उनको कनेक्ट करवाता है वो। अगर हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में जो वेरियस टर्म्स आते हैं, जिनमें टेम्परेचर से लेके एंथैल्पी, एंट्रोपी, एवरीथिंग कम्स अंडर द टर्म thermodynamics. So that is a unification of all the theories. Talking about the second thing, and that is reduction of theory. अब ये रिडक्शन क्या होता है और रिक्वायर्ड क्यों होता है? जैसे मुझे थर्मोडायनेमिक्स अंडरस्टैंड करना है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको। थर्मोडायनेमिक्स अंडरस्टैंड करना है, तो थर्मोडायनेमिक्स अंडरस्टैंड करने में अगर देखूंगा तो दो पॉसिबल वेज है। एक तो ऊपर से हम देख सकते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रो यानी बड़े लेवल पे, हायर लेवल। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जिसको हम बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और दूसरा होता है आपका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सो अगर आपको अंडरस्टैंड क्या करना है बच्चों, फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको डिवाइड करके अंडरस्टैंड करना होगा, वेरियस वेज में अंडरस्टैंड करना होगा, जिसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये फिजिक्स पॉसिबल करवाता है। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में क्या है? अगर मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है मुझे? थर्मोडायनेमिक्स। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द होल थर्मोडायनेमिक्स। देन मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी ऊपर ऊपर से वो किसकी पढ़ाई करता है? टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी। अब ये टर्म्स मैं नहीं बताऊंगा, बस समझना कि ये बड़े टर्म्स हैं जो डायरेक्टली बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, यानी ऊपर ऊपर से ये बात करता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो इस वे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, बट इट डज नॉट गिव अ डिटेल स्टडी ऑफ द व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड
that particular material which you are observing as a thermodynamics property. तो उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अंदर क्या हो रहा है वो नहीं बताता है, तो वो कौन बताता है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बताता है। तो माइक्रोस्कोपिक यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उसको अंडरस्टैंड करना चीजों को। माइक्रोस्कोपिक यानी किसकी बात करता है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी किसकी बात करता है? तो काइनेटिक थियरी। काइनेटिक थियरी जो बनवाया गया फॉर स्पेशली फॉर गैसेस, तो काइनेटिक थियरी बताता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोलाइड करता है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड देम, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का इन्वेंशन हुआ जो अभी आपको नहीं पता होगा कि आप बोलोगे ये कहां से आ गया। तो सिर्फ अंडरस्टैंड करना कि ये जब कोलाइड होते हैं तो दे जनरेट एन हीट एंड दैट इज नथिंग बट अ हीट एनर्जी। सो फॉर दैट कोलिजन वी रिक्वायर अ प्रोसेस। जैसे इंजन चलाना है मुझे, तो इंजन में क्या होता है आपको पता है? इंजन में पिस्टन अरेंजमेंट होता है। पिस्टन ऐसे यानी सक्शन होगा तो क्या होगा? गैस कंप्रेस हो जाएगा, उससे हीट बढ़ेगा क्योंकि कोलाइड हो गया ना एक दूसरे के ऊपर, फिर से रिलीज हो जाएगा वो। सो दिस इज काइंड ऑफ एन मैकेनिज्म which goes inside the theory to understand the things in detail and depth, which gives you a clear cut idea about the thermodynamics of that particular matter that you are observing। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका थर्मोडायनामिक्स आपको बता देता है। तो चीजें ऐसी है कि रिडक्शन ऑफ थियरी इज ऑल्सो हैपेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स इज अ वेरी वेरी कूलेस्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ वेरी वेरी बेटर लैंग्वेज। तो फिजिक्स को जस्ट हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। इंटरेस्टिंग चीजें बहुत सारी है फिजिक्स में। मॉडिफिकेशंस के बारे में एक चीज आपको बताता हूं सिर्फ कि मॉडिफिकेशंस फिजिक्स में कितने इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। फिजिक्स का इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत मॉडिफाई हुआ, स्टार्टिंग में आपको पता है कि निकोलस कोपरनिकस ये जो बंदा था, इस निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि आपका जो अर्थ है इट इज मूविंग अराउंड द सन एंड ऑल प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो टाको ब्राहे जो था, टाको ब्राहे करके असिस्टेंट था, तो उसने वो इंफॉर्मेशन गैदर किया एंड ही पास्ड इट टू द नेक्स्ट लेवल, जहां पे आ गए केपलर। यार तब तक एक्सेप्टेड था कि यस सर्कुलर ऑर्बिट होगा जिसमें अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन। बट जब आ गया केपलर, जोहानस केपलर आ गया, तो उस बंदे ने 1643 में समथिंग आया था वो, तो 16th सेंचुरी में ये फाइंड आउट हुआ कि अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इन विच ऑल अदर प्लैनेट्स एंड अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो सबने फिर स्माइल्स की एंड दे एक्सेप्टेड द थियरी बिकॉज मॉडिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ एन साइंस, इट इज अ पार्ट ऑफ एन फिजिक्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसलिए तो इनोवेशंस आर ऑलवेज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री में जितने नहीं होते उतने फिजिक्स में इनोवेशंस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एंड टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिजिक्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों। इसको थोड़ा सा डीप में अंडरस्टैंड करना, चीजें थोड़ी सी नॉर्मल करने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक्स को पढ़ो, उसके ऊपर फोकस करो। टेक्स्ट बुक ही आपकी भगवत गीता है, आपका कुरान है, आपका बाइबल है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स ही आपका एवरीथिंग है। तो इसी को आपको टारगेट करना है, एकदम ठीक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कमेंट करो, जो आपको डाउट आ रहा है उसको कमेंट करो, स्प्रेड करो। और जस्ट एक पहला लेक्चर हमने स्टार्ट किया, वी आर स्टार्टिंग ऑल द चैप्टर्स इन अ सीक्वेंस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो हम मिलने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो मिलेंगे हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट कंटेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।